सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से स्टार्ट हो रही है भारत के भूगोल की सीरीज़। आज से स्टार्ट हो रही है भारत के भूगोल की सीरीज़। तो सबसे पहले हम भारत के मैप को समझेंगे और मैप को समझने के बाद हम भारत को समझेंगे कि क्या आज वाकई में जहाँ पर आज भारत की स्थिति है, आज जहाँ पर भारत की स्थिति है, तो क्या पहले भी भारत की स्थिति वही थी कि अलग थी। आज जानेंगे कि कैसे इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा भारत पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था और आगे चल के फिर वह लॉरेशिया का हिस्सा बन गया। तो सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आज हमारा जो टॉपिक है भारत के भूगोल, हमारा भारत का भूगोल की सीरीज चालू हो रही है। भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल ये पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम भारत के भूगोल की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के भूगोल को जानने से पहले जो हमारा एक मैप है भारत का, भारत किस प्रकार से दिखता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौकोर आकार का, ये यहाँ से अगर देखेंगे तो चौकोर आकार का ये हमारा क्या है? भारत है, भारत का मैप है। और सबसे पहले जब भी भारत के मैप को जानना होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे देखिए, ये हमारा भारत है, इसकी सबसे उत्तरी छोर, इसका सबसे पूर्वी छोर और इसका सबसे दक्षिणी छोर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। देखिए, ये हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा कुछ भारत बना हुआ है। और हमारा जो भारत है, ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में अगर देखें, पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री में, पृथ्वी से बीचों बीच में 0 डिग्री में क्या गई हुई है? भूमध्य रेखा, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और एक और रेखा है उत्तर से दक्षिण, यानी आप बोल सकते हो देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री गई है पश्चिम से पूर्व, 0 डिग्री पश्चिम से पूर्व गई है, ये कौन सी रेखा है हमारी? ये हमारी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी तरीके से 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा भी होती है जो उत्तर से लेके दक्षिण, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। और इस पृथ्वी में देखें तो हमारा भारत उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री देशांतर गया हुआ, अक्षांश गया हुआ है, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, वो कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से लगभग बराबर हिस्सों में काटकर आगे निकल जाती है। ठीक है, यानी हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे हुई? देखिए, हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा जो भारत है, ये जो हमारा भारत स्थित है, यह हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर हम देखें, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इस 0 डिग्री के अगर पूर्व जाएंगे तो ये पूर्व दिशा, इधर क्या है? पश्चिम दिशा। तो जरा हमारा भारत देखो कहाँ पे है? इस 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन हमारा भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। यहाँ पे है ना, देखिए 20 सेंटर से, देखिए 20 सेंटर से हमारा भारत किस दिशा में आ रहा है? ये उत्तर की दिशा हो गई, ये पूर्व की दिशा हो गई। उत्तर की दिशा और पूर्व की दिशा की संयुक्त दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर आपके एग्जाम में उत्तरी पूर्व नहीं आता है तो देखो जरा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है हमारा भारत, तो कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऐसे कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर आप संपूर्ण और गहराई से इसको पढ़ेंगे तो उत्तर गोलार्ध में तो आ रहा है, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, भारत बीच सेंटर से कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। यानी ये जो हमें एक मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है इस सर्कल का, इस पृथ्वी का एक जो क्वार्टर मिल रहा है इसमें है, और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। यानी सही मायने में अगर देखा जाए तो जो हमारा भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इस तरीके से है कुछ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और देखिए ध्यान से, ये यहां से
ऐसे गई है क्या, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से गई है कर्क रेखा, हमारे भारत के 8 राज्यों को, हमारे भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है ये कौन, कितने डिग्री अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ठीक है। और इन्हीं रेखा को तापांतर रेखा भी बोलते हैं। ताप अंतर रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी रेखा में तापमान का अंतर होता है। अब तापमान का अंतर कैसे बताएं, देखिए ये हमारा भारत है और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि यहां बताया, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क अक्षांश है यानी कर्क रेखा है, यह हमारे भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और इसी कर्क रेखा में कम से कम 6 महीने तक सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। सूर्य क्या है, लंबवत चमकता है, 6 महीने तक लंबवत चमकता है और लगभग 6 महीने तक फिर तिरछा हो जाता है। नतीजा, तिरछी किरणें हमारे भारत में पड़ती हैं और तब हमारे भारत में कौन सा मौसम चल रहा होता है, ठंडी का मौसम चल रहा होता है। क्लियर है। तो अभी धीरे धीरे कौन सा मौसम आने वाला है, ठंडी का मौसम आने वाला है। इसका मतलब कर्क रेखा से धीरे धीरे सूर्य किधर जा रहा है, मकर रेखा की ओर, और मकर रेखा में लंबवत चमकेगा। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जहां पर ऑल द टाइम 12 महीने लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में जो सूर्य है वह क्या है, लंबवत चमकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत का भूगोल है। सबसे पहले भारत की स्थिति देखते हैं कि हमारा भारत कहां से कहां तक है। वैसे अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से बताएंगे, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा पूरा भारत है और हमारे भारत में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान की अगर हम अभी बात करें तो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मिला के हमारा संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अखंड भारत का निर्माण होता है। लेकिन जरा मैप में हम देखें कि जो हमारा भारत है उसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। हमारे भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो जब आप देखेंगे ये जो रंगीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये टोटल हमारे क्या है, राज्य है, 28 के 28 राज्य हैं। और अगर आप एक दिशा निर्धारित करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे तो उत्तर दिशा, इधर पूर्व, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम, ठीक है। तो इस भारत में भी हम ये दिशा को अपनाते हैं। हमारे भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्तर की ओर जाओगे, कहां पे, भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्तर की ओर जाओगे तो यहां पर आपको भारत का सबसे उत्तरी छोर मिलेगा और उसके बाद दूसरा देश चालू हो जाएगा। तो हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है, इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। ये कहां पे आता है, लद्दाख में आता है। कहां पे आता है, लद्दाख में। लेकिन पहले कहां आता था, जम्मू और कश्मीर। धारा 370 हटने के बाद अब ये किस में आता है, लद्दाख क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो देखो यहां इंदिरा पॉइंट, ये सब इंदिरा कौल, यहां से हमारा भारत शुरू होता है, यानी हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर। उसके बाद क्या है, कोई बाउंड्री है ही नहीं, दूसरा देश आ जाता है। तो इसके बाद आप अगर नीचे की ओर आएंगे तो हमारे भारत का नीचे की ओर जो विस्तार है वो सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रुकता है और कन्याकुमारी से शुरू हो जाता है नीचे सागर, बहुत बड़ा सागर जिसका नाम है हिंद महासागर। तो देखो यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया, और ये जो यहां तक गया है इसी का नाम क्या है, कन्याकुमारी, जो कि कहां पे है, तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी जिसको केप कमोरिन भी बोलते हैं। क्या है, केप कमोरिन भी इसको बोलते हैं। और उस कन्याकुमारी के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, क्या स्टार्ट होता है हमारा, हिंद महासागर। एक बहुत विशाल सागर जो कि एक देश के नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, इंडियन ओशन, है ना। पूरे 7 महासागरों में एक ऐसा महासागर है जो पूरे एक देश के नाम पे पड़ा है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा इंदिरा कौल से लेकर ये कन्याकुमारी तक ये हमारे भारत का देशांतर विस्तार है, तो लगभग कितना किलोमीटर है ये, अगर इंदिरा कौल से यहां तक देखेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर। लगभग कितना, 3212 भी होता है, 3210 भी बोलते हैं, ठीक है जी, 3214 भी बोलते हैं, लेकिन हम एक अप्रॉक्स ले लेते हैं कि कितना, लगभग 3200 किलोमीटर, ठीक है। किसी किसी किताब में आपको 3212 भी देगा, किसी किसी किताब में 3214 देगा, लेकिन हम एक अप्रॉक्स ले लेते हैं कि इतना ही होगा, ठीक है। इंदिरा कौल से लेकर कहां तक,
ठीक है। तो ये हमारे भारत का कैसा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। एक और विस्तार होता है किसी भी देश का पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। तो देखो अगर सबसे पश्चिम में देखेंगे, सबसे पश्चिम में देखेंगे तो ये हमारा गांधीनगर के ये गुजरात में, इधर क्या है हमारा, ये क्या है, गौर माता। गुजरात में क्या है, गौर माता है। इसी को अगर गौर माता नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे, सर क्रीक। क्या बोल देंगे, सर क्रीक। क्यों, क्योंकि सर क्रीक रेखा है यहाँ पे जो हमारे गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर निर्धारित करती है। अगर सर क्रीक भी नहीं आया तो क्या आ जाएगा, द्वारका। क्या आ जाएगा, द्वारका। तो गौर माता, सर क्रीक, द्वारका, ये एक ही बात है। ठीक है। इधर से अगर हम पूर्व की ओर देखेंगे तो पूर्व की ओर ऐसे जाएंगे और लगभग ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम क्या है, किबिथु। तो ये हमारा पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। ये हमारा कैसा विस्तार है, पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। और ये लगभग कितना किलोमीटर है, 2933। ये लगभग पूरा हमारा 2933 किलोमीटर का विस्तार है। तो आपने देखा, आपने इसको देखा कि हमारे भारत का ये जो क्या क्या बोलते हैं, गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश किबिथु तक जो विस्तार है वो कितना है, 2933। और ये पूर्व से पश्चिम के विस्तार को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी, देशांतरी विस्तार। क्या बोलते हैं, देशांतरी विस्तार। ये पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक विस्तार होगा वो देशांतरी विस्तार होगा, और जो हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार होगा ये कौन सा विस्तार होगा, अक्षांशीय विस्तार। तो आप ही जरा बताइए, हमारा इंदिरा कॉल से लेकर लद्दाख से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 3214 किलोमीटर है, और हमारा पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग 2933 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा विस्तार सबसे ज्यादा है, हमारा पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है कि हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर से दक्षिण। और उत्तर से दक्षिण विस्तार को क्या बोलते हैं जरा बताइए, अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार, अक्षांशीय। तो भारत का कौन सा विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का कौन सा विस्तार सबसे ज्यादा है, तो अक्षांशीय विस्तार बताएंगे, देशांतर विस्तार नहीं बताएंगे। ठीक है, देशांतर विस्तार देखो हमारा कितना है, 2933, और हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 3214 लगभग। ठीक है, चलिए, तो ये इस पूरे, देखो ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल के बाद ये क्या है हमारा, गौर माता। गौर माता से लेके ये हमारा क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद ये हमारा क्या है, किबिथु, और किबिथु के बाद फिर वापस आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमारे भारत का जो आकार है वो एक चौकोर टाइप में है, एक चतुर्भुज है ना, एक क्या है, चतुर्भुज है। कैसी तबीयत अभी, ठीक है, ओके गुड। आपके चेहरे से पता लग रहा है कि तबीयत आपकी खराब थी। डेंगू होंगी तो नहीं हो गया, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो जरा हमारे भारत का अगर ये हम चारों पॉइंट मिला दें तो आपको नहीं लगता कि एक चतुर्भुज टाइप का आकार है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार देखो कैसा है, चतुर्भुज। क्या बताएंगे, चतुर्भुज। आया समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी चतुर्भुज के अंदर टोटल हमारे कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश विराजमान हैं। ठीक है, ये जो विस्तार मैंने आपको बताया, ये विस्तार हमारा कौन सी भूमि का है, मुख्य भूमि का है। कौन सी भूमि का विस्तार है, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। ठीक है, आए समझ में। देखिए गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है, लद्दाख, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी मुख्य भूमि का विस्तार बोलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ द्वीप भी हैं, है ना, हमारे द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो अगर उसको भी हम मिलाते हैं भारत में तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत। क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत। तो चलिए देखिए, इसमें देखने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा जूम करते हैं, और जरा इधर देखिए, नजर मारिए कि ये हमारे भारत का यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को सीधाई में ले जाओगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो कन्याकुमारी है ये कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। लेकिन अगर आप इसी अक्षांश को सिधाई में लोगे तो यहाँ पर हमारे द्वीप समूह, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप समूह हैं। लेकिन आप देख रहे हो
कि द्वीप समूह के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो इस 8 डिग्री 4 से और नीचे तक हैं। ये यहां तक देखिए, ये यहां पर, इसका मतलब भारत, संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से भी ये क्या है, और ज्यादा नीचे है। कहां पर दिख रहा है हमको, अंडमान और निकोबार। और अंडमान और निकोबार में भी देखें तो जो निकोबार के द्वीप समूह हैं वो नीचे तक गए हैं, लगभग 6 डिग्री कितना 4 मिनट तक। ठीक है, तो हमारा जो पूरा संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत हमारा कहां से शुरुआत होती है, ये 6 डिग्री 4, और यही हमारा सबसे भारत का सबसे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में दो तरह से कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि तो ये रही, तो इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत बोला है ना, उसमें कोई मुख्य भूमि नहीं जोड़ा है ना, तो क्या लगाओगे, इंदिरा पॉइंट। कौन से सागर में है ये हिंद महासागर में है। कहां पे, हिंद महासागर में। ये हमारा इंदिरा पॉइंट, जब सन 2004 में सुनामी आई थी, तगड़ी सुनामी आई थी, तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब चाहे डूबे चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो हमारे भारत का ही ना। हो सकता है कि आगे चल के कभी समुद्र का जल स्तर डाउन हो तो वो हमें फिर से देखने को मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हम आज भी अपना सबसे दक्षिणतम बिंदु इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये भारत का आपको पता चला। अब जरा भारत को और गौर से देखने को, पहले भारत को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि इसका कौन सा राज्य कहाँ पे है, फिर इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि ये भारत वास्तव में जैसा दिख रहा है और ये पहले कैसा था और आज ये कैसे है, और आज जिस स्थिति में है तो ये कहाँ से भाग के आ गया, है ना, ये तैर के आ गया। ठीक है, एक चीज और गौर करने वाली बात है, ये जैसे हमारा भारत है तो आप भारत देख रहे हैं, ये जो नीला नीला है ये क्या है, जलराशि है, ये क्या है, विशाल समुद्र है। तो आप इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेके सीधे कन्याकुमारी से लेके यहां कलकत्ता तक जल ही जल दिख रहा है। इस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं आप, इस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जमीन है। यानी हमारा भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखो, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो जो भूभाग, जो उभरा हुआ भाग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप मतलब पूरी तरीके से द्वीप नहीं है, 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ, इसीलिए हम प्रायद्वीप भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रायद्वीप भारत। अब जरा देखिए, गुजरात से लेके तमिलनाडु होते हुए इधर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तक टोटल हमारे कितने राज्य तटीय रेखा बनाते हैं, 9 राज्य हमारे तटीय रेखा बनाते हैं। जरा देखिए, इधर क्या है, गुजरात है, इधर क्या है, महाराष्ट्र, इधर फिर गोवा, गिनते जाइएगा, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो सबसे आप बोल सकते हैं कि जो प्रायद्वीप भारत है, इन सागरों के साथ में कितने राज्य हमारी बाउंड्री बनाते हैं, टोटल 9 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, जब तटीय रेखा बनाते हैं मतलब तट है, समुद्र है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा कौन बनाता है और सबसे छोटी तटीय रेखा कौन बनाता है, वो क्या है, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है क्या, गुजरात, और सबसे छोटी तटीय रेखा बनाता है गोवा। ठीक है, आया समझ में, ये एग्जाम में आता है। तो ये चीज आपने देखा, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप भारत। क्या आप बोल सकते हो कि कर्क रेखा के नीचे हमारा प्रायद्वीप भारत है, कर्क रेखा के नीचे हमारा क्या है, प्रायद्वीप भारत है। भाई कर्क रेखा के नीचे जैसे आते हैं तो अगल बगल हमें जलराशि मिल जाती है ना। और कर्क रेखा के ऊपर जो हमारा भारत है वह जमीनी स्तर से देशों से जुड़ा हुआ है। कितने देश से जुड़ा हुआ है भारत, 7 की 8, 7 देशों से, पक्का कंफर्म है आप। चलिए देखते हैं। अब देखो, इस गुजरात से अगर ऊपर जाओगे और यहां पर ये कलकत्ता से और बंगाल से ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर जलराशि नहीं दिखेगी, आपको ऊपर क्या दिखेगा, जमीन दिखेगी। और ये जमीन किसकी है, दूसरे देश की जमीन है। जैसे गुजरात से देखो इधर राजस्थान, ये कौन सा देश है,
पाकिस्तान अब हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है। आगे चल के देखो 100 किलोमीटर लंबी यहाँ पे अफगानिस्तान भी हमारे साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। फिर इधर देखो तिब्बत में चीन का कब्जा है, तो चीन भी देखो यहाँ से लद्दाख से लेके और यहाँ तक हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है, यानी 3। नेपाल भी देखो हमारे साथ बाउंड्री बना रहा है, यानी चौथा देश। भूटान देखो, भूटान भी हमारे साथ जो है बाउंड्री बना रहा है। फिर और नीचे आओ, देखो बांग्लादेश भी हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। और पूर्व की ओर जाओगे तो यहाँ पर एक देश है क्या, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। कब अलग हुआ है ये भारत से, 1935 में। और किस अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ है क्या, बर्मा। या फिर आप बोल सकते हो 1935 में आजाद हुआ बर्मा। तो टोटल कितने देश हो गए बताइए, टोटल कितने देश हो गए, 7 देश हमारे भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे भारत का राजनीतिक मैप। अब थोड़ा सा हमारे भारत में, थोड़ा सा अपने भारत का एक भौगोलिक मैप देख लीजिए। और भौगोलिक मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इन भौगोलिक मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आखिरकार हमारे भारत की जो स्थिति है, ऊंचावच है, पहाड़ पर्वत है, वो कैसे है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये हमारे भारत का कभी असली मैप बनाते ही नहीं है ये मैप बनाने वाले। ठीक है, ये हमारे भारत का, ये ऐसे करके, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा भारत है। अच्छा, इस पूरे भारत को देखेंगे तो ये वही भारत है जो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया। लेकिन ये आपको देख रहे हो कि जो हरा हरा दिख रहा है, कुछ चट्टानी रंग का दिख रहा है, फिर यहाँ पे सफेद दिख रहा है, ये भारत का क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यह भारत का भौगोलिक क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। अब अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये जितनी भी ग्रीनरी दिखा रहा है, ये सब जंगल झाड़ और ग्रीनरी है हमारे भारत की। और जहां पर आपको थोड़ा सा चट्टान की तरह लग रहा है तो ये हमारे भारत के पर्वत पठार हैं। और जहां पर आपको व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, ये हमारे भारत के ऐसे ऊंचे पर्वत हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर बने हुए हैं। तो जरा भारत को ध्यान से देखेंगे, ये हमारे भारत की बाउंड्री है, ये हमारे भारत की बाउंड्री है। मैं बाउंड्री ढंग से बना देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे कि कैसे क्या हमारे भारत की बाउंड्री है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है। ये ऐसे करके फिर नीचे प्रायद्वीप भारत आ गया है हमारा। अब आप ढंग से अगर आप इसको ढंग से देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो व्हाइट लेयर दिख रही है, ये यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल में आ गया है, और नेपाल में आने के बाद ये नामचा पर्वत तक गया, और फिर ऐसे इसने चाप का आकार ले लिया है। आपको नहीं लगता यही है हमारे भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि किसके आकार की है, चाप के आकार की है। किसके आकार की है, चाप। चाप का मतलब एक सर्कल का एक टुकड़ा है ना। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल का अगर इतना टुकड़ा हम निकाल लें तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो आप जरा देखिए इस भारत के मैप में, हमारा जो प्यारा भारत है, इस मैप में देखिए, यहाँ से लेकर ये जो सफेदी आपको दिख रही है, ये सफेदी और कुछ नहीं, ये हमारे देश का क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये हमारे देश का क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चाप का आकार का है तो आखिरकार यह चाप के आकार का ही क्यों नहीं है, क्यों है, आखिरकार ये चाप के आकार का ही क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं है, ये चाप के आकार का ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, यही वो क्षेत्र था भारत का जो तिब्बत के पठार से टकराया था। यही वो हिस्सा है भारत का जो तिब्बत के पठार से टकराया था, और टकराने के कारण जो ऊपरी भूपरपटी है उसमें मोड़ बने, और वह मोड़ ऊपर की ओर उठे, और नतीजा क्या हुआ, टीथिस सागर की समाप्ति हुई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और आगे आज भी भारत इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, और किस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, 5 mm प्रति वर्ष। 5 mm प्रति वर्ष के दर से यह भारत आगे बढ़ता जा रहा है। नतीजा, ये जो तिब्बत के पठार से हमारा भारत टकराया था, और यहाँ की जो धरती है, ऊपर की परत
टकराने की वजह से उसमें मोड़ पड़ गए, उसमें वलित पड़ गए और नतीजा मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। यह घटना आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले की है और यही पर्वत हमारे भारत के नवीनतम पर्वत हैं। क्या है? नवीनतम पर्वत, मतलब हाल ही में बने पर्वत। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर भारत का ये हिस्सा टकराया था, ये जो तिब्बत का पठार है, अगर भारत का ये हिस्सा तिब्बत के पठार से टकराया था तो इससे पहले हमारा भारत और पीछे रहा होगा, और ये टकरा तो तभी सकता है जब ये इस पूरे महासागर में बह के आया होगा, है ना। तो आज इसी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो हमारा भारत है और एक लाइन से ये पर्वत श्रृंखला बनी है, तो 12 करोड़ वर्ष पहले ये श्रृंखला नहीं बनी थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइटिक का बना, मजबूत चट्टान का बना एक तिब्बत का पठार था। और जब उस तिब्बत के पठार से हमारे भारत की भुरभुरी जमीन जब टकरा गई तो ऊपर की परत क्या है? उठ गई। ये कुछ सेम ऐसे ही है। मुझे 2 कॉपी दीजिए, एक ये कॉपी दीजिए। देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा तिब्बत का पठार है जो कि ग्रेनाइटिक पत्थर से और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, और ये हमारा भारत है। तो हमारा भारत गोंडवाना धरती से टूटकर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने लगा, और जब हमारा भारत इस लॉरेशिया के पास, यानी ये जो तिब्बत का पठार है इसके पास आया, तो बीच में एक सागर था जिसका नाम क्या है? टीथिस सागर। और जब ये टीथिस सागर के पास आया तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे सागर की जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस प्रकार से जो टीथिस सागर था, टीथिस सागर का समुद्री मलबा ऊपर की ओर उठा, जिसको हम बोलते हैं भू परपटी। और भारत लगातार आगे बढ़ रहा था, और बढ़ने के आगे जैसे बढ़ रहा था तिब्बत के पठार से टकराया, और टकराने के बाद भी यह आगे की तरफ बढ़ रहा था। नतीजा जो ऊपर की भू परपटी है वह ऊपर की ओर उठी और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ऊपर की जो परपटी है वह उठी तो, लेकिन सिकुड़ती जा रही थी, उसमें मोड़ पड़ रहे थे। इसीलिए हम अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? मोड़दार पर्वत श्रृंखला, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो हमारा भारत है, अगर ये भारत उत्तर पूर्व की दिशा की ओर विस्थापन करके इतने बड़े तिब्बत के पठार से टकराया। अच्छा, तिब्बत के पठार का आकार क्या था? देखो जरा, ये यहां पर तिब्बत का पठार था। तिब्बत के पठार का आकार भी कैसा था? चाप के आकार का। और भारत जैसे ही टकराया तो उसी आकार से हमारी जो भूपरपटी है वो ऊपर को उठ गई, और इसी आकार में ये पूरी श्रृंखला, जो कि लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, इसका पूरा निर्माण हो गया। तो देखिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यहां पर तो जाहिर सी बात है कि चाप के आकार का जब ये भारत हमारा टकराया चाप के आकार के तिब्बत के पठार से, तो यहां पर पर्वत श्रृंखला बन गई। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला यहां बनी है, जो ऐसे चाप के आकार से गई है और यहां नामचा बरुआ से एकदम तीव्र ढाल दक्षिण की ओर ले लिया, ये कैसे बनी? जब भारत आगे की तरफ जा रहा था तो आगे भारत जा रहा था ऐसे, और दूसरी तरफ से किसका प्रेशर आ रहा था? तिब्बत के पठार का। तो ये कैसे बन गई बताएं? चाप के आकार का। जैसे मान लीजिए ये पेन है, और ये पेन में मैं नीचे से बल दूं ऐसे करके, इसको अगर मैं नीचे से बल दूं तो ये ऊपर पोर्शन उठेगा नीचे से बल देने पर, है ना। तो आप कुछ ऐसा ही समझिए कि जब भारत आगे की तरफ जा रहा था तो ये जो पोर्शन है यहां से बल लग रहा था और इधर से बल लग रहा था। नतीजा ये पूरी जो भुरभुरी जमीन है यह चाप के आकार की हो गई, और यहां पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। लेकिन बात यह है कि ये जो नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ से एकदम से देखिए ये ऐसे चाप का आकार गया, और चाप का आकार जाने के बाद जो एकदम से ये तीव्र ढाल दक्षिण की ओर ले लिया, ये कैसे हुआ? और यहां पर भी देखो हल्का सा चाप बन रहा है ना, ये देखिए यहां भी हल्का सा चाप बन रहा है। ये कैसे बना? क्योंकि जब हमारा भारत आगे की ओर टकराया तो यहां से प्रेशर मिल रहा था कौन सी प्लेट का? म्यांमार की प्लेट का। कौन सी प्लेट का?
म्यांमार की प्लेट का। देखो भारत ऐसे आगे की तरफ टकराया तो जाहिर सी बात है ये जो हिस्सा है ये भी तो आगे की तरफ टकराएगा, लेकिन आगे क्या था? म्यांमार। तो म्यांमार का प्लेट भी इस तरफ को फोर्स लगा रही थी, नतीजा यहां पर भी हमारी जो धरती है वो सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के बाद उठ गई, और इतनी ज्यादा उठ गई कि पूर्वोत्तर के विशाल पर्वत का निर्माण हो गया और एक बाउंड्री बन गई, और एक बाउंड्री बनने के बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुछ इस प्रकार से आकार बन गया। भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी भी चीज को दोनों तरफ से प्रेशर देंगे तो उसके आकार में बदलाव तो होगा ही होगा, है ना। तो जब हमारा भारत आगे टकराया तो आगे की तरफ जब जा रहा था तो इसको रोकने वाला कौन था? म्यांमार की प्लेट। नतीजा ये जो बना है चाप के आकार का, यह म्यांमार प्लेट के प्रेशर की वजह से बना है। आया समझ में? अगर आपके एग्जाम में आएगा तो म्यांमार प्लेट जरूर लगाइएगा। फिर देखिए ये चीज यहीं तक नहीं रुकी, ये चीज, ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये ऐसे बन के यहां से समुद्र के नीचे चली गई, समुद्र के नीचे खंड बन गए, समुद्र के नीचे पर्वत पठार बन गए। लेकिन आगे चल के इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि यही पर्वत, यही जो है जो जमीन है वह उठ के थोड़ी सी उभर गई, और थोड़ी सी उभर गई समुद्र तल से ऊपर आ गई, और समुद्र तल से ऊपर जब आ गई तो उसमें पेड़ पौधे आ गए और जीवन यापन होने लगा, जीव बन गए। तो उसी को आज हम बोलते हैं क्या? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। पहले अंडमान निकोबार नहीं था। जब हमारा भारत टकराया और टकराने के बाद ये पूरी पर्वत श्रृंखला ऐसे बन गई, और यहां से कुछ इसी श्रृंखला का जो पार्ट है वह समुद्र के नीचे चला गया, और कुछ जो है उठ गया, और जो उठ गया समुद्र तल से बाहर आ गया वही हमारा क्या बन गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना धरती का नहीं बताना है। कौन से है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये वह हिमालय पर्वत का श्रृंखला है, श्रृंखला का पार्ट है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा विलीन हो गया है, यानी समुद्र के लेवल से नीचे चला गया है, और कुछ उभर भी गया है। जो उभर गया वही द्वीप समूह बन गया, है ना। जमीन से, ऐसी जमीन जो पानी में डूबी हुई है और पानी से ही डूब के अगर ऊपर निकल आए तो उसका सरफेस दिखने लगेगा, है ना, सरफेस दिखने लगेगा, वहां पे लोग रह सकते हैं, बस वही क्या बन गया? द्वीप बन गया। ठीक है। अब सवाल ये बार बार उठता है कि ये जो इतना निर्माण हुआ है पर्वतों का, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं, ये तो टकराने से बना है। क्या बना है? ये भारत की प्लेट और तिब्बत की प्लेट के टकराने से बना है। तो इसका मतलब भारत पहले किसी और दिशा में रहा होगा, भारत पहले किसी और भूखंड से जुड़ा होगा, और भारत अगर किसी और भूखंड से जुड़ा भी रहा होगा तो आखिरकार ऐसा कौन सा बल काम कर रहा था जिसने भारत को तोड़ दिया और भारत को तोड़ने के बाद आगे की ओर बहा के ले गया? इसको बोलते हैं महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। की एक बड़ा भूखंड टूट के जिस तरफ बढ़ रहा है बहते चला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी तो गोल है, अगर कोई भूखंड टूटेगा और भ्रंश, बीच में भ्रंश पड़ेगा और आगे कई लाखों साल तक उसके बीच में गैप आएगा, और गैप आने के बाद जब बीच में भ्रंश पड़ेगा तो बीच में क्या हो जाएगा? नए सागर की उत्पत्ति होगी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भूखंड टकराएगा और टकराने के बाद गोल घूम रहा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा भी, है ना। कोई भूखंड टूट रहा है, टूटने के बाद अगर वो अलग हो रहा है और पृथ्वी के अंदर ही है, तो सीधी सी बात है अगर यहां पर अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा, है ना। आए समझ में? और जहां टकरा गया, जहां देखिए ये भूखंड है, ये भूखंड ऐसे टूटा और टूटने के बाद ये दोनों सेपरेट हुए तो बीच में क्या बन गया? जल भर गया, और वही हो गया क्या? एक नया सागर। तो अगर ये कहीं से टूट रहे हैं तो सीधी सी बात है कहीं आगे चल के टकराएंगे भी, और जहां ये भूभाग टकराएंगे किसी दूसरे भूभाग से, वहीं पर मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला बन जाएगी। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेट एवं प्लेट विवर्तनी की। प्लेट एवं प्लेट विवर्तनी की। तो सबसे पहले आपको बता दें, बार बार इसमें प्लेट नाम आ रहा है, प्लेट नाम आ रहा है, तो प्लेट खाने वाली प्लेट नहीं जिसमें अपना खाना खाते हैं। प्लेट का मतलब यह धरती जिसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भूपर्पटी जिसके ऊपर पूरा ये विश्व टिका हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लेट। अब जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत की भूमि, तो हमारे भारत की भूमि कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे करके,
कुछ ऐसे है ना हमारे भारत की भूमि, तो ये हमारे भारत की क्या हो गई, प्लेट हो गई। ये हमारे भारत की क्या हो गई, प्लेट। और हमारे भारत की प्लेट आज जहां पर है, ये प्लेट पहले वहां नहीं थी। तो ये कहां थी, गोंडवाना, यानी उत्तरी ध्रुव में नहीं, दक्षिणी ध्रुव में। देखिए आज हमारा भारत कहां पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ना होके पहले दक्षिणी गोलार्ध में था, और दक्षिणी गोलार्ध से ये हमारा भारत ऊपर की ओर गया और भूमध्य रेखा को पार किया और तिब्बत के पठार से टकरा गया। तो सवाल ये बनता है बार बार कि आखिरकार ये इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भूखंड, ऐसा कौन सा बल लग रहा था जो इसको आगे की ओर बढ़ा रहा था, और आज भी इतना ज्यादा बल लग रहा है कि ये भारत 5 mm प्रति वर्ष से आगे बढ़ता जा रहा है। कितना, 5 mm प्रति वर्ष। और यही कारण है कि भारत हर साल 5 mm प्रति वर्ष बढ़ता है। यही कारण है कि आज भी हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊंची होती जा रही है। पहले हम माउंट एवरेस्ट को लिखते थे 8,848 मीटर, लेकिन आज लिखते हैं 8,850 मीटर। तो इसका मतलब 2 मीटर की क्या होगी, इतने सालों में बढ़ोतरी हुई है ना, चोटी और बढ़ गई है, 2 मीटर और बढ़ गई है। ये कैसे है, क्योंकि भारत की प्लेट, भारत की भूपर्पटी आज भी आगे की तरफ बढ़ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्लेट एवं विवर्तनिकी के बारे में करते हैं। देखिए क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को कहते हैं। अभी नहीं समझा होंगे आप, समझ देखिए क्या बोल रहा है। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, और यहाँ पर हम लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं पर हम लोग अपना स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, इस धरती के ऊपर। इसके बाद क्या है, वायुमंडल है ना। इस पृथ्वी के बाद ऊपर क्या है, वायुमंडल है। आप यहाँ जमीन में खड़े हैं तो ऊपर क्या आपको जमीन दिखती है क्या, नहीं, ऊपर क्या दिखता है, आसमान दिखता है ना। इसका मतलब इस धरती में जो हम खड़े हैं इसके नीचे भी मंडल है, स्थल मंडल। कौन सा मंडल है, स्थल मंडल है। आप देखते हैं ना कि जब आप गड्ढा खोदते हैं तो आपको जब मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, कभी पत्थर भी निकल आते हैं, और ज़्यादा खोदोगे तो सोना चांदी निकल आता है। यानी हमारा जो ये स्थल मंडल है, हमारी जो ये जमीन है, यह नीचे की तरफ क्या है, ठोस है। नीचे की तरफ क्या है, ठोस है, घनत्व ज्यादा है। लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, खोखली बोल सकते हैं। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं उससे ऊपर क्या है, खोखली है ना। आप बताइए आसमान है तो ऐसा नहीं लगता कि आसमान हमारे सिर पर औंधा जैसे रखा हुआ है, तो खोखला ही है ना, ये चीज है। तो उन्होंने बताया है जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्या होता है, ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्रस्ट। लेकिन ये क्रस्ट लगभग कितना होता है, 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की मोटाई। यानी जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये जमीन यहां से लगभग 5 किलोमीटर से कितना, 200 किलोमीटर की गहराई तक हमारी क्या मिलती है, भूपर्पटी मिलती है, भूपर्पटी मिलती है। और यही भूपर्पटी जब दूसरे भूखंड से टकराती है तो क्या होती है, उठ जाती है। और उठने के बाद क्या होता है, मोड़ पड़ जाते हैं पृथ्वी पर, और यही मोड़ को हम क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 200 किलोमीटर के बाद, जैसे मान लीजिए यहां पे हम खड़े हैं और 200 किलोमीटर ड्रिल कर दिया, तो 200 किलोमीटर के बाद नीचे क्या है, 200 किलोमीटर के बाद एस्थेनोस्फीयर है। कौन सा स्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और वो एस्थेनोस्फीयर ऐसा चैम्बर होता है जहां पर जमीन धंस के नीचे जाती रहती है, और नीचे धंसती रहती है, और धंसने के बाद वह जमीन मैग्मा चैम्बर में जाती है। यानी जो जमीन पहले सख्त थी, मैग्मा चैम्बर में जाने के बाद फिर से क्या हो गई, लावा बन गई। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर कितना, 200 किलोमीटर मोटाई तक ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, है ना। यानी ये भारत की प्लेट है हमारी, हम भारत के ऊपर, ये जमीन के ऊपर ऐसे रह रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, भारत की प्लेट। तो ये भारत की प्लेट कहां तक कहलाएगी, 5 किलोमीटर से नीचे कितना, लगभग 200 किलोमीटर तक। और यही क्या कर रही है, संचरण कर रही है। संचरण का मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। पृथ्वी का ऊपर जो ठोस भाग है
जिसमें हमारा जीवन यापन होता है। अब देखो यहां पर जाओगे तो आप पहाड़ भी देखोगे, पठार भी देखोगे, जमीन भी देखोगे, रोड भी देखोगे। यही पृथ्वी का कौन सा भाग होता है, जरा बताइए? प्लेट कहलाता है, जिसको हम भूप्रपटी या अर्धक्रस्ट बोलते हैं। यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महाद्वीप, महासागर और क्रस्ट से निर्मित है। आप देखिए कि ये जमीन है, ये जमीन जहां पर ऊपर नीचे हो गई है, अगर ऊपर हो गई है तो पर्वत कहलाई है, और ऊपर होकर अगर समतल हो गई तो पठार कहलाती है। और यही जमीन अगर जहां पर गहराई हो गई है और उसमें जल भराव हो गया है तो वही क्या कहलाती है, महासागर या छोटे छोटे सागर। और उन्हीं सागरों में से जमीन अगर ऊपर उठ गई है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसी को क्या हो गया, द्वीप हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। ये जो हमारी भूप्रपटी है, जो हम नीचे की तरफ खोदते हैं, तो इसमें हमें कौन से तत्व देखने को मिलते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और तो वैसे हमें क्या मिलता है, सियाल। जब हम नीचे जमीन खोदते हैं तो हमें सबसे जो परत मिलती है उसमें हमें क्या मिलता है, सियाल के बाद क्या मिलता है, सीमा, और सीमा के बाद क्या मिलता है, नीफे। अब ये क्या है, सियाल सीमा क्या है, देखो सियाल यानी SI और AL, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। जमीन के नीचे जब हम खोदते हैं तो हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, और ज्यादा खोदेंगे तो क्या मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम, और ज्यादा खोदेंगे तो हम सीधे पहुंचेंगे कहां पे, क्रोड में, जहां पे हमें क्या मिलेगा, निक्कल और फेरस। निक्कल और फेरस का मतलब क्या होता है, निक्कल और आयरन। हमारा क्रोड किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है ना, और बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा घनत्व है, बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है, जो पृथ्वी के घूर्णन गति में मदद करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। गौरतलब है कि ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं पर संचरित होती रहती है। हमारी जो पृथ्वी थी, पहले एक ही भूखंड था जिसका नाम क्या था, पैंजिया, और पहले एक ही सागर था जिसका नाम क्या है, पैंथलासा। लेकिन इतने करोड़ों सालों में जो ऊपर की भूप्रपटी है, नीचे से लगने वाले बल, जो ज्वालामुखी के लावा का बल है, तो उसकी वजह से भ्रंश पड़े, दरार पड़ी, भूखंड टूटे, एक दूसरे से अलग हुए, और जिस दिशा में आज गतिमान है, पहले जो गतिमान थे, आज भी उसी दिशा में ये प्रॉपर गतिमान है। हमारे पृथ्वी का हर एक भूखंड अपनी अपनी दिशा में गतिमान है, वो रुका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। अब जैसे हमारा भारत पहले किस में जुड़ा हुआ था, हमारा भारत ये साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से। अब अफ्रीका से हमारा भारत, ये यहाँ से बाउंड्री टूट गई, और टूटने के बाद जब अलग हो गया तो भारत हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ा, और भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा, भूमध्य रेखा को पार करते हुए सीधे कहाँ टकरा गया, तिब्बत के पठार से, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। अब ये जो भारत टूट के आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो इतना मतलब इतना बड़ा भूखंड तैर के आगे बढ़ गया, लेकिन किसके ऊपर तैर रहा था, मैग्मा के ऊपर। किसके ऊपर, मैग्मा। जल के ऊपर ना बता दीजिएगा कि तुमको लगे कि भाई समुद्र है तो समुद्र में तैर के चला गया, कोई नाव नहीं है ये। किसके ऊपर तैर रहा था, मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, खौलता हुआ लावा, पृथ्वी की सतह के लगभग 2500 किलोमीटर नीचे। इस पृथ्वी के लगभग 2500 किलोमीटर नीचे बहुत बड़ा खौलता हुआ मैग्मा चैम्बर है, जहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। अब हमारी पृथ्वी उसके ऊपर क्या है, तैर रही है। आया समझ में। अब इसी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। किसी भी भूखंड के जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहा है, उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले कुछ वीडियोस देख लेते हैं। पॉज कर दो इसको, कितना मिनट हो गया।